हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है तो आपको पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीडीएस। तो टीडीएस के बारे में मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। हो सकता है ये आपको हेल्पफुल हो सकता है कि टीडीएस क्या है वो जानने में, साथ ही साथ टीडीएस कब कटती है, कैसे कटती है, क्यों काटी जाती है और कई और जो मीन्स क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको ये वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज टीडीएस। तो बेसिकली टीडीएस को अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो वो होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मींस जहां पे भी पेमेंट की जाएगी तो वो पेमेंट के वक्त ही वहां से टैक्स काट लिया जाएगा। ईयर एंड पे फिर आप अगर कैलकुलेट करते हो कि आपकी कोई भी इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है और आपका टीडीएस काटा गया है, तो वो टाइम पे आपका जो भी टीडीएस काटा गया होगा वो आपको रिफंड दिया जाएगा। वैसे अगर छोटी मोटी अगर आपको टैक्स लायबिलिटी बनती भी है तो वो टीडीएस के सामने सेट ऑफ होती है। तो वो थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में एक छोटा सा ओवरव्यू में देता हूं आपको। तो टीडीएस को कहा जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड पेमेंट्स होती है उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। वो सैलरी हो सकती है, वो रेंट हो सकता है, वो हो सकता है आपका कमीशन हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसके बारे में एक टेबल भी है जो वीडियो के एंड में हम देखेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि स्पेसिफाइड कुछ पेमेंट होती है, उस पे स्पेसिफाइड परसेंटेज से टीडीएस काटी जाती है। और यहाँ पे जैसे बताया गया है, अगर आप इंडिविजुअल हो और एचयूएफ हो और आपकी अकाउंट ऑडिट भी होती है तो वो वाले केस में आपको भी पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। चलिए, दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो और आपका मींस ऑडिट भी नहीं हो रहा है, तब जाके भी एक प्रोविजन ऐसा है जहां पे आपको टीडीएस काटनी पड़ेगी। तो कौन सा प्रोविजन है? अगर आप किसी को मंथली रेंट प्रोवाइड करते हो और वो मंथली रेंट 50,000 से ज्यादा है तो वहां पे आपको 5% के हिसाब से टीडीएस काटनी पड़ेगी। यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि जब भी टीडीएस काटी जाती है या गवर्नमेंट में डिपॉजिट की जाती है तो वो वक्त में आपको 10 नंबर लेना होता है। लेकिन जहां तक ये प्रोविजन की बात है कि 50,000 से ज्यादा रेंट आप ले रहे हो और उस पर टीडीएस काट रहे हो तो उसके लिए 10 नंबर अवेल करना जरूरी नहीं है। तीसरे पॉइंट में हमें बताया गया है कि भले ही ऊपर मेंशन किया गया हो कि स्पेसिफाइड पेमेंट होती है, उस पे स्पेसिफाइड परसेंटेज से टीडीएस काटी जाती है, लेकिन जहां तक बात है सैलरी की तो वो अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब उस पे टीडीएस काटी जाएगी। चलिए आगे देखेंगे तो हमें पता चलता है कि आपको 10 नंबर लेना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तब जाके आप टीडीएस डिडक्ट और डिपॉजिट करवा सकते हो। अब जहां तक बात है टीडीएस को डिडक्ट करने की और टीडीएस को डिपॉजिट करवाने की, तो उसके लिए ड्यू डेट है 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ। मीन समझ लीजिए कि ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में आपने किसी को पेमेंट किया और उसके ऊपर आपने टीडीएस काटा है, तो वो जो भी टीडीएस है वो डिपॉजिट करने की लास्ट डेट होगी 7th ऑफ फॉलोइंग मीन्स मई महीने की 7 तारीख लास्ट डेट होगी। तब तक आपको आपका जो भी टीडीएस है वो टीडीएस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। नाउ सी, ये जो टीडीएस होता है इसको जो डिपॉजिट करना पड़ता है, तो वो टीडीएस डिपॉजिट करवाने के लिए जो फॉर्म होता है वो होता है चलन 281। इनकम टैक्स की साइट पे आप चलन 281 से टीडीएस डिपॉजिट करवा सकते हो। जहां तक बात है टीडीएस रिटर्न की, तो वो एक तरह का क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है। मींस टीडीएस तो आपने ऑलरेडी हर मंथ काटा होगा, ड्यू डेट जैसे कि 7th बताई है, तो उस पर आपने टीडीएस काटा भी होगा और डिपॉजिट भी करवा दिया होगा चलन 281 से। लेकिन ये जो भी टीडीएस काटा है उसका एक क्वार्टरली आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं टीडीएस रिटर्न। और ये जो क्वार्टरली स्टेटमेंट देते हो या फिर ये टीडीएस रिटर्न आप फाइल करते हो, वो अलग अलग फॉर्म में उसे मेंशन किया गया है, जैसे 24Q, 27Q, 26Q, 26QC। तो वो हर एक तरह का पेमेंट के ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करते हो तो उसको स्टेटमेंट भी अलग से बताना पड़ता है, और वो जो फॉर्म होते हैं वो हर एक के लिए डिफरेंट रहते हैं।
नाउ जहां तक बात है क्वार्टरली स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो पहला जो क्वार्टर रहेगा वो होगा अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल, मई, जून का आप फर्स्ट टीडीएस रिटर्न कब फाइल करोगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई की लास्ट डेट होगी आपका पहले क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने के लिए। ओके, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए आपको अक्टूबर की लास्ट डेट में रिटर्न फाइल करना है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए आपको जनवरी की लास्ट डेट में रिटर्न फाइल करना है, और साथ ही साथ जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए आपको अप्रैल में नहीं लेकिन मई की लास्ट डेट में रिटर्न फाइल करना होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो तब थोड़े कंप्लायंसेस ज्यादा होते, तो उसके हिसाब से लास्ट जो क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च का, उसका जो भी टीडीएस रिटर्न होता है उसकी ड्यू डेट होती है मई की लास्ट डेट। ओके, तो यहाँ पे हमने बात की कि कौन कौन से फॉर्म है उस पे आपको टीडीएस रिटर्न सबमिट करवाना है। अब ये भी देख लेते हैं कि जब ये टीडीएस काटी जाती है और उसका जो मींस ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है उससे आप क्वार्टरली स्टेटमेंट भी देते हो, देन जिनकी भी टीडीएस काटी गई है उनको आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और उसे भी डिफरेंट नेम से सजेस्ट किया गया है। जैसे फॉर्म 16 होगा सैलरीड पर्सन के लिए, फॉर्म 16A होगा नॉन सैलरीड पर्सन के लिए, 16B और 16C वैसे ही कई तरह के पेमेंट, जैसे मैंने अभी बोला रेंट वगैरह का होता है, तो उसके ऊपर जो टीडीएस काटी जाती है उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको उनको प्रोवाइड करना रहता है, ताकि उनको समझ में आए कि उनको कितना टीडीएस रिफंड क्लेम करना है या उसके ऊपर सेट ऑफ होने के बाद कितना टैक्स पे करना है। अब ये सारी जो चीजें हैं वो आपको आपका जो भी मीन्स जिसने टीडीएस काटा होगा वहां से आपको टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन अगर आप वो अवेल नहीं करते हो और इनकम टैक्स की साइट पे जाके आप फॉर्म 26AS को अगर देख लेते हो तो वहां पे भी आपका कितना टीडीएस काटा गया है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो भी टीडीएस काटा गया है वो इनकम टैक्स पे ही डिपॉजिट करवा गया है, तो वो 26AS में आपको वो सारी जो आपके पेमेंट की डिटेल और टीडीएस की डिटेल आपको रिफ्लेक्ट होती नजर आएगी। गौर करने वाली बात है कि हो सकता है आप सैलरीड पर्सन हो और उसके ऊपर आपका टीडीएस काटा गया है, साथ ही साथ आप कोई और पार्ट टाइम इनकम भी अर्न कर रहे हो, एमएलएम वगैरह कर रहे हो और वहां से कमीशन बनती है तो उसका भी आपका टीडीएस कटा होगा। तो वहां पे आपको फॉर्म 16 और 16A वो आपको जिसने भी टीडीएस काटा होगा वहां से सर्टिफिकेट के तौर पे मिलेंगे। लेकिन इनकम टैक्स की साइट पे अगर आप फॉर्म 26AS देखते हो तो वहां पे एक चीज अच्छी है कि सारा जो कंसोलिडेटेड डेटा होगा, मीन जितना भी किसी भी तरह का टीडीएस काटा गया, फिर वो सैलरीड का होगा, नॉन सैलरीड का होगा, साथ ही साथ अगर टीसीएस भी काटा गया हो तो उसकी सारी डिटेल आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि हर एक तरह के जो पेमेंट होते हैं वो पेमेंट पे कितना टीडीएस का रेट होता है, मतलब कितने परसेंट से टीडीएस काटा जाएगा। अगर 50,000 में दे रहा हूँ किसी को और वो किस तरह से दे रहा हूँ और उसके ऊपर कितना टीडीएस काटना है वगैरह सारी डिटेल भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पे जो डिटेल आपको एक टेबुलर फॉर्म में दी गई है वो 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का जो भी टीडीएस काटा जाएगा उसके लिए एक कोविड को चलते हुए एक आपको रिलीफ दी गई है कि आपको कम टीडीएस काटना है। ओके, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे कितना रहता है वो भी मैं अभी वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए, तो पहले हम बात करें सैलरी की। तो अगर आप सैलरी की पेमेंट करते हो तो आपको स्लैब के हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप इंश्योरेंस कमीशन अर्न कर रहे हो तो आपकी जो टीडीएस है वो 3.75% के हिसाब से काटी जाएगी। वैसे ही अगर आप ब्रोकरेज भी अर्न कर रहे हो तो वो वाले केस में भी जब भी पेमेंट की जाएगी तो 3.75% ही आपकी टीडीएस काटी जाएगी। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि ये जो भी डेटा अभी मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का जो टीडीएस काटा गया है उसका डेटा है। ओके, अगर रेगुलर बेसिस की बात करें तो इंश्योरेंस कमीशन पे 5% है और ब्रोकरेज पे 5%। प्रोफेशनल फीस की बात करें तो वहां पे 7.5% आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की जाएगी तो वहां पे 0.75% या फिर 1.5%। और ये डिफरेंट क्यों है कि अगर जो पर्सन है ना, वो पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, एचयूएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर को भी एक कैटेगराइज किया गया है कि अगर आप इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है जिनका ऑडिट नहीं होता है तो वो वाले केस में 0.75% टीडीएस काटी जाएगी।
और अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है जिनकी ऑडिट नहीं हो रही है, तो वो वाले केस में 1.5% टीडीएस काटी जाएगी जब भी पेमेंट की जाएगी तो, और रेगुलर केसेस में वो रहेगा 1% एंड 2%। पीएफ विड्रॉल आप करते हो तो वहां पे 10% टीडीएस काटी जाती है। वैसे ही आपकी डिविडेंड की, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है तो वो वाले केस में 7.5% टीडीएस काटी जाती है। हालांकि रेगुलरली ये 10% काटी जाती है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, तो वो हो सकता है डिबेंचर वगैरह पे आप जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो उसकी बात की गई है, और इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज तो वो आपके एफडी वगैरह जो भी है उसके ऊपर टीडीएस काटी गई है उसकी बात करें। म्यूचुअल फंड रीपर्चेज, अगर म्यूचुअल फंड हाउस रीपर्चेज करता है या फिर आप उसे रिडीम करते हो तो वो वाले केस में जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर 15% टीडीएस काटी जाएगी। चलिए आगे अगर देखेंगे तो वहां पे बताया गया है कि पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश, अगर आप कोई कैश अमाउंट है जो बैंक से विड्रॉ करते हो, ओके, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। वैसे हर एक यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में जो भी मींस पेमेंट दी गई है उसकी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट के बाद ही आपके ऊपर टीडीएस लगता है। जैसे हमने बात की थी, रेंट की बात की थी, तो रेंट 50,000 से ज्यादा होगा तब जाके उसके ऊपर टीडीएस काटी जाएगी। तो यहाँ लिमिट भी है, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये वीडियो का एक मोटिव ये है कि ओनली कुछ चीजें हैं वो जो आपको समझाई जाए ताकि आपका टीडीएस में इंटरेस्ट बने, और फिर हम थोड़ी एडवांस वीडियो भी आपके लिए लाएंगे। अभी के लिए सिंपली समझिए कि बैंक से अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो 2% टीडीएस काटा जाता है। इसकी भी एक लिमिट है, 1 करोड़ की लिमिट है। वैसे दूसरा एक सेक्शन है जिसमें मेंशन किया गया है कि 20 लाख से ज्यादा अगर आप विड्रॉल करते हो तो वो वाले केस में भी टीडीएस आपकी काटी जाती है। चलिए, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो 0.75% टीडीएस काटा जाता है। अगर रेंट है तो रेंट जैसे हमने अभी बात की 3.75% टीडीएस काटा जाता है। तो मींस यहाँ पे अगर 5% होगा, अगर रेगुलर होगा तो 5% होगा। पेमेंट टुवर्ड्स एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम जो होती है उसका अगर पेमेंट किया जाता है तो वहां पे 7.5% टीडीएस काटा जाता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर लॉटरी वगैरह आपने ले रखी है और उसमें से कोई इनकम अर्न की है तो वो वाले केस में 30% उसके ऊपर टीडीएस लगेगा, जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर। पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट कोई है और उसको पेमेंट की जाएगी तो उसके ऊपर 20% टीडीएस। हॉर्स रेस विनिंग के ऊपर 30% टीडीएस काटी जाती है। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जब भी आप पेमेंट मींस अवेल करते हो तो उसके ऊपर 3.75% टीडीएस काटी जाती है। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे पेमेंट है वो अगर आपने प्रीमियम जो सम एश्योर्ड है उसके 10% से ज्यादा प्रीमियम पे किए है किसी साल में, तभी ये चीज अप्लाई होती है और उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। तो उसका रेट है 3.75%। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी की अगर बात करें तो उसके ऊपर 1.5% के हिसाब से टीडीएस काटा जाता है, और अदर देन प्लांट एंड मशीनरी पे कोई पेमेंट की गई है और रेंट की तो उसके हिसाब से वहां पे 7.5% का टीडीएस काटा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये टीडीएस का पूरा जो ओवरव्यू है वो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर कर दें। और दूसरी एक चीज मैं बता दूं कि हम अच्छी बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब ना की है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी बढ़िया वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड। मैं हूं रवि परमार, आपका धन्यवाद।